पूरी रैली में जो ऑटो सेक्टर तो खैर आउट परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन आईटी रुक रुक के परफॉर्म कर रहा है। थोड़े दिन करता है, फिर ठहर जाता है, फिर करता है, फिर ठहर जाता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट लेग की रैली के लिए। आपको उसमें क्या राय बन रही, कुछ पसंद आ रहा है? हमने आईटी में जो सिलेक्टिव टॉप टियर है, जैसे इन्फोसिस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। अभी तक हमारे पोर्टफोलियो में इन्फोसिस और विप्रो है, बट हम लोग शायद सोच रहे हैं कि विप्रो में से स्विच ऑफ कर जाएंगे, इसलिए क्योंकि विप्रो की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में तीनों के मुकाबले, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो उसकी लोएस्ट परफॉर्मेंस रही। तो और इन्फोसिस बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जब भी कोई भी सेक्टर हेडविंड में रहता है तो वहां पर जो लीडर होता है वो परफॉर्म बेटर कर पाता है रिलेटिवली एज कंपेयर टू द सेकेंड और थर्ड टियर। तो इसके लिए ये थॉट प्रोसेस से हम लोग सोच रहे हैं कि इन्फोसिस में ही हम बने रहेंगे। और दूसरा चीज ये कि हमारा टॉप डाउन अप्रोच ये है कि भाई अभी आईटी शायद परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ने के, वेज एक्सपेंसेस बढ़ने के, डिमांड सिनेरियो, अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है कि डिमांड घट रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसका असर तो दिखेगा ही आने वाले कुछ समय बाद। तो हो सकता है कि 23 और 24 के जो एस्टिमेट्स हैं वो आईटी के कटेंगे, तो इसके लिए टॉप डाउन अप्रोच जो है वो थोड़ी नेगेटिव रहेगी। तो हमने अपने पोर्टफोलियो में उसको बहुत अंडरवेट कर दिया आईटी को। सिर्फ इन्फोसिस एकमात्र और एक छोटे में इंटेलेक्ट कैपिटल हमारे पास है, तो ये वो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में और ये लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है। बाकी सब स्टॉक से हम लोग बहुत मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले से ही निकलना शुरू हो गए थे, और अभी विप्रो आखिरी रह गया, वो भी शायद हम जल्दी ही निकल जाएंगे। तो व्यू ये है कि अभी आईटी में अगर आपको रहना है, 2 साल का व्यू रखना पड़ेगा, और रहना है तो सिर्फ टॉप मोस्ट के साथ रहिए, क्योंकि वो शायद रिवाइवल में आसान होगा उसके लिए। लीडर्स के साथ रहिए आईटी में अगर रहना है, और थोड़ा लंबा नजरिया आपको रखना पड़ेगा आईटी के लिए। लेकिन अब वक्त हो चुका है 4 के चौके का। सबसे पहले 4 के चौके में सस्ता ऑप्शन। मानस जायसवाल, सस्ता ऑप्शन क्या है इस वक्त? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आरबीएल बैंक में मैं समझता हूँ कि एक ट्रेड लेना चाहिए। और देखिए, आरबीएल बैंक के टेक्निकल स्ट्रक्चर को समझे तो 7 सेशन के बाद हमने ब्रेकआउट देखा, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आरबीएल बैंक निकला है। अब शायद ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 110 रुपए है। इसलिए आरबीएल बैंक के 100 रुपए के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 4 रुपए के भाव चल रहे हैं, 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 8 से 10 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक 9750 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर आपको 9750 का एट द मनी कॉल ही ले रहा है जनाब। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस ट्रेड को इनफैक्ट इस चार्ट को देख ही रहा था आरबीएल बैंक को। मैं इनफैक्ट डेरिवेटिव में इसकी भूमिका क्या है, आज जब बैंकिंग ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 37,500 को होल्ड किया, उसके बाद इट वॉज फर्स्ट स्टॉक, आई मीन आरबीएल जो पहला स्टॉक था जो कि आके गेनर्स की साइड में खड़ा हो गया। और देखिए, येस बैंक पे जो खबरें थी उसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर भी नज़र आया था। 5.1% ओआई एडिशन, एसबीआई करीब करीब 4% ओआई एडिशन। यानी अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़ दें, जहाँ पे नतीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो नॉर्मल ट्रेडिंग अप्रोच में आज आरबीएल का ओआई एडिशन वाकई काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा ट्रेड है। मानस कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, आई थिंक इस पे पॉइंट। मानस कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने आरबीएल बैंक के 100 के कॉल ऑप्शन की बात की है वीरेंद्र जी, जो कि 4 रुपए के आसपास चल रहा है। तो शायद करेक्शन है, 100 रुपए का कॉल ऑप्शन लेना है आरबीएल बैंक का। ओके ओके, डॉक्टर साहब प्लीज चेंज कर दीजिएगा, 100 की कॉल लेनी है यहाँ पर, और ये 3 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रही है। ओके, दैट्स फाइन। खैर, मैंने पॉइंट्स जो रखने थे वो सब रख दिए। यस, अच्छा चार्ट है, और पहला चार्ट जो जिसने आज पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। अच्छा, एक बार जरा प्लीज यहाँ पे राजेश जी, जरा आप एक्सिस बैंक को देखिए, 729.60, और इसकी कैंडल को देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है जनाब कि ये पॉसिबली आई थिंक फ्रंटलाइन बैंकों में एक बार फिर से एक बार लीड देने की कोशिश कर सकता है। लुक एट लोअर शेडो, कितनी वाइल्ड है, अपने 10 डेमा को इसने छुआ तक नहीं, और अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन सेंस क्या कहता है, और फ्यूचर्स पे आपका टेक क्या इस ट्रेजेक्टरी को, 735 की ट्रेजेक्टरी को काटने का पोटेंशियल रख रहा है इस वक्त एक्सिस बैंक? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आप ओवरऑल बैंकिंग देखें तो एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडसइंड, कहीं ना कहीं सब में स्ट्रेंथ है।
अगर एक्सिस बैंक इन पर्टिकुलरली इस पर यहाँ पे अगर हम बात छेड़े तो मुझे लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 736। तो ये 734 पे ट्रेड हो रहा है, 736 यू कैन से इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। एक बार ये 736 के ऊपर जाता है तो कंफर्मेशन आता है, और ये जो शॉर्ट कवरिंग जो रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम 755 से 760 तक जाएंगे। तो 735 यानी इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ओनली। तो अगर आपको इस ब्रेकआउट को प्ले करना है, तो प्रीएम करके अगर आपको करना है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो होगा 720 का पोजिशनली। तो एक्सिस बैंक इज अ बाय, 720 का स्टॉप लॉस, 735 के बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें, टारगेट 760 प्लस। ओके तो यहाँ पे आपका ये व्यू था एक्सिस बैंक पे। टाटा केमिकल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी टाटा केमिकल अपीयर हुआ है। डायरेक्टर साहब मेरे को ये अपीयर हुआ अभी अभी, और टाटा केमिकल के सारे ऑप्शंस कॉल्स एट डे हाई, पुट्स एट डे लो। प्लीज़ इसकी लेके आइए एट द मनी कोई कॉल। आप क्या प्रेफर करेंगे यहाँ पर नीलेश? डायरेक्टर साहब प्लीज़ इसकी स्ट्राइक्स रखेंगे, मेरे पास इस पर स्ट्राइक्स का अगर आप देखें तो प्राइस नहीं है। 930 रखिएगा और 940 रखिएगा। नीलेश इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट, सारे एवरेजेस के ऊपर फ्लोट करता हुआ, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट जोन में जा चुका है क्योंकि यही वो जोन था 13 जून का जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था। फ्यूचर्स पे आपका टेक, आप ट्रेड लेने में इच्छुक हैं या नहीं हैं, या फिर ये 930 की एट द मनी कॉल ये ट्रेड कर रही है 34 रुपये 80 पैसे पे, और 940 की भी दिखाइएगा क्योंकि ये बहुत महंगी लग रही है मेरे को थोड़ी सी। 940 की कॉल ये है 30 रुपये के आसपास। नीलेश क्या ग्रैब करना चाहिए इसमें से? देखिए वीरेंद्र जी, चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, मेरे भी रडार पे आया था। इनफैक्ट मैं इसे कवर करना चाह रहा था चार्ट के चमत्कार वाले सेगमेंट में, पर कोई बात नहीं, इसे यहीं पे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 940 की कॉल ऑप्शन को खरीद के चल सकते हैं। 31 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है। अंडरलाइन मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से 950 तक का मूव दिखा सकता है, जो कि अभी स्पॉट में 931 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अनदर 20 पॉइंट के मूव हमें यहाँ पे आज के सेशन में ही देखने को मिल सकते हैं। 31 रुपीज के आसपास का 940 का कॉल ऑप्शन करंट लेवल पे खरीद के चल सकते हैं। 26 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 37 एंड 40 ये दो टारगेट्स होंगे। ओके, टाटा केमिकल में ये लक्ष्य आपके सामने। एक स्टॉक है विकास, देखिए वोल्टास का, क्या इसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं क्या? नतीजों से पहले इसके नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही है वोल्टास में। जी अगर देखो तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। जिस हिसाब से कल एक मोमेंटम देखने मिला था फ्राइडे में, वहां से आप गैप अप होने के बाद ऊपर ओपन होने के बाद जिस हिसाब से आज उसमें एक प्रेशर देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइज में पोजीशन बनती हुई देखने मिल रही है। ऊपर में 1020 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने मिल रहा है इस काउंटर में। बट जैसे ये 990 के नीचे अगर फिसलता है आज इंट्राडे में, तो वहां पे एक जो प्रेशर है वहां से एक इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 978 और 70 के आसपास के नेक्स्ट इमीडिएट लेवल यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो जैसे ये 990 के नीचे जाएगा तो वहां से और 20-30 रुपए का नीचे में फॉल बढ़ सकता है। 990 के अगर नीचे गया तो 20-30 रुपए का और फॉल इसमें खुल सकता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो गई है। करीब 40 राउंड की इसमें बोलियां लगी और उसके बाद अब ये हो गई है समाप्त, यानी जिनको जो भी लेना था वो बोली अब खत्म हो गई। हमारे साथ असीम जुड़ गए हैं जो इस खबर को, इस बोली को लगातार डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे थे। असीम, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई और नीलामी बंद, क्या इसका मतलब है? 1,50,173 करोड़ सरकार को फाइनली इस नीलामी से रेवेन्यू जो है मिला है। 7 दिन तक ये नीलामी जो है वो चली और 40 राउंड जो है नीलामी हुई। लगातार यूपी ईस्ट को लेकर के कंपनियां जो है वो बिड कर रही थी। यूपी ईस्ट के ही चलती है स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है 5 दिन और लंबी की थी। वैसे इस नीलामी को जो है 2 दिन में ही खत्म हो जाना चाहिए था। 1,45,000 करोड़ रुपए के आसपास की आय सरकार को 2 दिन के अंदर ही जो हो गई थी। लेकिन उसके बाद यूपी ईस्ट की वजह से ये नीलामी जो है लंबी खिंचती रही। लेकिन आज 40 राउंड के बाद ये नीलामी जो है खत्म हो गई है। फाइनली टेलीकॉम कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो खरीदा है। किसने कितना खरीदा है ये जानकारी हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर में देंगे कि कौन सी कंपनी कितना स्पेक्ट्रम हासिल करने में कामयाब रही और कौन कौन से शहरों के अंदर आप 5G सेवाएं आप जो है जल्दी देख सकते हैं। लेकिन अब की बड़ी खबर यही है कि टेलीकॉम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो गई और जल्द सरकार जो है जिसकी आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर में करेगी।
इसके हम लोग डिटेल लेंगे, किसको कितना कितना मिला। ये यूपी ईस्ट का आप जिक्र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोलियां लग रही थी। मानस का इलाका लखनऊ भी उसी ईस्ट में आता, मेरा भी आता। ये यूपी ईस्ट में इतना अट्रैक्शन क्या है? देखिए, यूपी ईस्ट एक सबसे बड़ा सर्किल है, 10 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं यहाँ पर। अगर मैं टेलीकॉम कंपनियों की बात करूँ तो रेवेन्यू का 7% तक जो है वहां से यूपी ईस्ट से जो आता है। और टेलीकॉम कंपनियों का ऑलरेडी इसमें सर्विसेज जो है वो दे रही है। हर एक कंपनी के पास वहां पर ऑलरेडी स्पेक्ट्रम है। रिलायंस जियो के पास 15 मेगाहर्ट्ज था, एयरटेल के पास 10 मेगाहर्ट्ज था और वोडाफोन आइडिया के पास भी 10 मेगाहर्ट्ज था। तो करीबन सरकार ने 54 ब्लॉक जो है इसमें रखे थे, लेकिन नीलामी जो है वो 75 ब्लॉक के आसपास जो है डिमांड जो है हर दिन जो है हो रही, तो जिसकी वजह से खींचती रही। और प्राइस जो है फाइनली करीबन 80% के आसपास जो है इसी सर्किल का जो है वो बड़ा पिछले साल के मुकाबले की रिजर्व प्राइस से भी ज्यादा जो है वो पहुंच गया था। तो कुल मिलाकर के उसी सर्कल को लेकर के नीलामी जो है लगातार खींच रही थी। तो एक ऑपरेटर जब इसको फाइनली इसको छोड़ करके 850 मेगाहर्ट्ज लेना जो है वो पसंद किया, तो इसी वजह से स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है क्लोज हो गई है। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि इसी सर्किल के अंदर अपने सर्विसेज का एक्सपेंशन जो है वो करे और मौजूदा जो बैंड है उनके पास उसी में जो एक्सपेंशन करे 4G बैंड, तो उसी वजह से ये खींच रही थी। लेकिन अब ये फाइनली स्पेक्ट्रम ऑप्शन जो है कंक्लूड हो। लखनऊ से थोड़ा पहले से लेकर के पूरा वाराणसी एंड तक ये आता है यूपी ईस्ट का सर्कल, जहाँ पे हम सब लोगों के इलाके हैं। लेकिन दो स्टॉक इस पे बहुत प्रभावित है। रिलायंस की काफ़ी चर्चा की उस पर।